और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी भोपाल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में जीतू पटवारी ने कहा, जब मैं चुनाव हारा तो मुझ में निराशा थी, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी में निराशा थी। अब मैं दौड़ रहा हूं कल्पना को साकार करने के लिए। हुआ तो मैं जब जाता था तो भीड़, मुझे जैसे 20 लोगों की नीड होती थी तो 50-50 रहते थे और एक तरह से अच्छा माहौल था। पर चुनाव हुआ, मैं हार गया, अच्छे लंबे अंतराल से हार गया। निराशा थी। दूसरे तीसरे दिन मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। जैसे ही अध्यक्ष बनाया तो पार्टी में बहुत निराशा, अद्भुत निराशा। जो जाओ वो क्या होगा पार्टी का, इस तरह की बातें होने लगी। पर मेरे अंतर्मन में एक भावना हमें बचपन से सिखाई जाती है कि समय अपना काम करता है, समय बहुत बलवान है। मैं उस भाव को जीकर अपना रोज जो पहला लक्ष्य, सुबह जल्दी उठना, अच्छी एक्सरसाइज करना, पिछले दिन को धन्यवाद देना, आगे की कल्पना करना और उस कल्पना को साकार करने के लिए दौड़ना, ये सब करता रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों की ड्यूटी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने की होती है वो खुद कितने असुरक्षित हालात में जी रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रायपुर की आमानाका पुलिस कॉलोनी की, जहां जर्जर इमारतें, गिरती सीढ़ियां और टूटती दीवारें किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रही है। पुलिसकर्मी और उनके परिवार यहां हर पल डर के साए में जीने को मजबूर है। पुलिसकर्मी जिनके कारण आम जनता सुरक्षित रहती है, आज वही पुलिसकर्मी और उनका परिवार असुरक्षित ढंग से रह रहा है। अभी हम खड़े हैं रायपुर के आमानाका क्षेत्र के उस इलाके में जहां पर पुलिस आवास बनाए हुए हैं। वह पुलिस आवास 34 साल से भी पुराने हैं और काफी जर्जर हालत में है। ये किसी ऐतिहासिक खंडहर का नजारा नहीं है। सीढ़ियों को बल्लियों का सहारा, दीवारों से प्लास्टर गायब, छत ऐसी कि कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। जरा सोचिए, इनमें रहने वालों की मानसिक हालत क्या होगी। हर पल अनहोनी की आशंका के बीच उनका वक्त गुजरता है। यहाँ रहते हैं आपकी और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिजन। बीते दौर में यहाँ हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इससे पहले जब पीछे वाली बगल वाले कॉलोनी में जब सीढ़ी गिरा था तो बच्चे भी बच गए थे। 2-3 बच्चे ऊपर फंसे हुए थे, नीचे एक बच्ची खड़ी हुई थी। तब भी आए थे लोग, देखे, रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और चैनल से भी सब देखे, बट कुछ सुनवाई नहीं हुआ था उस टाइम पे भी। नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि सुनने में आया था कि क्वार्टर नया बनेगा। वही उस टाइम पे किए थे कंप्लेन, पर नोटिस आ गया था कि जर्जर हो गया है तो मकान खाली कर दो। अब इतनी सारी फैमिली है, सारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, लोग कहाँ जाएंगे? एकदम से इतना खाली करते नहीं बनता है ना। बहुत सारी तकलीफ होती है। बरसात के दिनों में घर से पानी टपकता है, कभी खड़े रहो तो ये सब गिरने लग जाते हैं अचानक से, कभी गाड़ी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उनको भी बहुत दिक्कत होती है। ऊपर में तो कोई रहता ही नहीं, सिर्फ एक ही फैमिली है। आमानाका पुलिस कॉलोनी में 2 ब्लॉक है। इनका निर्माण करीब 3 दशक पहले किया गया था। रखरखाव के अभाव में इमारत जर्जर होती गई। अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं, मरम्मत का भरोसा भी दिलाते हैं, लेकिन अब तक नतीजा सिफर रहा है। तो कल साहब लोग आए थे, देख के गए हैं, फोटो खींच के गए हैं। अब ये वाले उस पिछले महीने आए थे। कितने साल से आप लोग ऐसे रहे हैं? हाँ, 5 साल से रहे हैं। तो अभी तक 2019 से। कुछ एक्शन नहीं, साहब लोग तो आते हैं, देख के जाते हैं। मीडिया वाले लोग भी आए थे, देख के गए हैं। आता कोई बना नहीं रहा। ये पेपर में आया है कि ये बनाने का, रिपेयरिंग के चल रहा है नगर निगम से। अब जब तक गवर्नमेंट नहीं बनाएगा तो रहना ही पड़ेगा, तो चलेगा ही। बाहर जो पोजीशन है तो ये सीढ़ी टूटा हुआ है, अंदर साइड ठीक है,
ये ऊपर चढ़ने के लिए परेशानी हो रहा है। कभी बच्चे लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहीं कोई भी घटना हो सकता है। हम नीचे वाले हैं तो नीचे वाले को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के हालात भयावह है। न तो यहाँ रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और न ही इमारत की मरम्मत की जा रही है। सवाल ये है कि हुक्मरान हालत को लेकर बेपरवाह क्यों है? पिछले हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया? क्या तंत्र को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के रहवासी कितनी खतरनाक स्थिति में रह रहे हैं। बात सिर्फ एक या दो इंसानों की नहीं है, बात यहाँ पर रह रहे काफ़ी सारे परिवारों की है। काफ़ी टाइम से बातचीत तो चल रही है पर नगर निगम इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ मैं श्रेया भोसले, रायपुर। भोपाल में आर्यावर्त सत्य दर्शन साधु मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में साधु, सन्यासी और धार्मिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी गहरी चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख रूप से हिंदू मठ मंदिरों के राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर प्रबंधन की अवैध प्रविष्टियों को हटाकर वंश परंपरागत और गुरु शिष्य परंपरा के तहत नामांतरण करने की मांग की गई। साधु संप्रदाय ने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई कि धार्मिक संस्थाओं के रिकॉर्ड में कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप ही कार्य हो। यह बैठक जो है, चूंकि मध्य प्रदेश भोपाल जो है हृदय है और जो अभी मठ मंदिरों की बात हो रही है, यह संस्था जो है सन 76 में यहाँ रजिस्टर्ड हुई थी, 78 में रजिस्टर कराया गया, 76 से कार्य कर रही है खड़दर्शन साधु मंडल। फिर जब ज़रूरत पड़ी तो इसको 2011 में प्रदेश स्तर का इस मंडल को बनाया गया, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ी तो इस मंडल को 2016 में आर्यावर्त खड़दर्शन साधु मंडल राष्ट्रीय बनाया गया। हम मंदिरों के लिए 78 से युद्ध करते आ रहे हैं और हिंदू मठ मंदिरों पे कांग्रेस ने इतने ज़्यादा व्यवस्था बना दिया था कि हमको हमारी ज़मीन से हमारे मंदिरों पे हम पूजा अर्चन भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने सन 84 में हम जा कर के हाई कोर्ट गए और फिर इसके लिए हमने कार्रवाई की। हमने कई बार आंदोलन किया और आंदोलन से हमको अभी जो है थोड़ी जागृति हमारे समाज में, हिंदुओं में भी आई है, संतों में भी आई है। और हम अभी हम इसके लिए लड़ाई भी लड़े और हमने व्यक्तिगत लड़ाई जो है सीहोर में लड़ी थी, उसमें हमको विजय भी मिली कि वहाँ से जो कलेक्टर का नाम मठ मंदिर से हटा दिया गया था। तो हम चाहते हैं कि जो मठ मंदिर भारत में हैं, उन मठ मंदिरों से शासकीय जो उस पर आधिपत्य है उसको हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया जाएगा तो आज हर प्रकार के हिंदू जो है तैयार हैं संत के साथ खड़े होने के लिए। और संतों की जो हमारे गुरुओं की जो ये व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को लागू किया जाए और जो गुरु लोग थे वो गुरु परंपरा से स्थानों पे उनका अधिपत्य रहे और सब संत जो पुजारी हैं, साधु हैं, संत हैं, जिस प्रकार से मंदिरों का संचालन करते आए हैं उसी प्रकार बना रहे और कलेक्टर का हमेशा के लिए ऐसी कानून बनाई जाए कि कभी शासन का अधिकार मठ मंदिरों पर न हो। देखिए, आज मैं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष के नाते प्रथम बार यहाँ पर आया हूँ और संस्कृति बचाओ मंच के माध्यम से पूज्य साधुओं संतों का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त था। आज मैं हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बना हूँ। मैं पूर्ण रूप से ये मांग को पुरजोर तरीके से महाराज जी लोगों की समर्थन करता हूँ। साथ ही अगर हमारी विचारधारा की सरकार है तो उसका दायित्व बनता है कि हमारे धर्म के प्रति किसी भी प्रकार के अगर कोई कृत्य हो रहे हैं धर्म के विपरीत तो उनका पूर्ण रूप से पटाक्षेप होना चाहिए। प्रशासक क्यों होगा? मंदिरों का नियंत्रण प्रशासक या कलेक्टर के पास क्यों? अगर मस्जिदों का
जब नियंत्रण नहीं है उनके पास, क्योंकि मस्जिदों के पास ढेर दुकानें हैं, बहुत सारी आय व्यय की व्यवस्था है, उनका नियंत्रण जब वक्फ बोर्ड के पास और अन्य लोगों के पास है, तो हमारे साधु संत या हमारे हिंदू मंदिरों को क्यों, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे खजराना का मंदिर हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, देश के विभिन्न बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, उन मठ मंदिरों की पूरी जो धरा है, पूरी जो संपत्ति है, वो से या जो भी आय व्यय है वो सिर्फ साधु संतों के पास होना चाहिए, जिससे कि हमारे धर्म कार्य हम निर्विघ्न संपन्न करा सके, किसी भी प्रकार का उस पर प्रतिबंध ना हो। हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है आर्यवर्त सदर्शन साधु मंडल एवं आचार्य परिषद, उसकी आज प्रदेश की इकाई की बैठक हुई। उसमें पुरजोर तरीके से निर्णय लिया गया कि जब हमारे मठ मंदिरों से कलेक्टर के नाम हटाए जाएं, पहला मुद्दा तो पुरजोर तरीके से ये है, उसमें गौ रक्षा और भी बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं। लेकिन हम ये पूछते हैं प्रशासन से और शासन से कि जब मस्जिद का ट्रस्ट नहीं है सरकारी, गुरुद्वारे का नहीं है, चर्च का नहीं है, फिर मंदिर का क्यों, मंदिर को सरकारीकरण में क्यों डाल दिया आपने? यदि उनको भी आप सरकारीकरण में डालिए, अन्यथा मंदिरों को, सनातनियों के मंदिरों को इस सरकारीकरण से मुक्त कराइए। हमें नहीं चाहिए कलेक्टर अध्यक्ष। यही हम लोगों की पुरजोर तरीके से समस्त संतों की मांग है और इस मांग को अभी ये लेटर देंगे और अगर इसको मान्य नहीं किया गया तो पूरा संत समाज जो है एक आंदोलन खड़ा करेगा और सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन करेगा। हम नहीं चाहते, चूंकि हमारी सरकार है तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि ठीक है, पूर्व की सरकारों से जो भूल हो गई है, लेकिन आप इस भूल को सुधारिए। कलेक्टर प्रबंधक हमें नहीं चाहिए। आज ये आर्यवर्त खरदर्शन साधु मंडल की बैठक है, यहाँ राष्ट्रीय बैठक है। संत समिति के भी अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष है और हमारा पूरा भोपाल मंडल और अन्यत्र पूरे भारतवर्ष के साधु यहाँ पधारे हैं। आज का जो हमारा विषय है यहाँ साधु मंडल का, कि जो सरकारी भूमि है उससे हटके जो मंदिर है या सरकारी मंदिर है, जहाँ पुराने मंदिर हैं उनको पट्टा दिया जाए, उनको स्थापित किया जाए और ये आर्यवर्त खरदर्शन साधु मंडल के लिए एक भूमि राजधानी में भी आवंटित किया जाए। ये यहाँ पे हम सारे साधु महात्मा एकत्रित हुए हैं। ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि गौ अपना जो सनातन है, ये कुरीतियाँ जो हो रही हैं, जहाँ धर्मांतरण हो रहा है, ये सब सारे बहुत मुद्दे हैं यहाँ लिखे हुए हैं। इन मुद्दों पे हमारी बैठक हुई है, जिसमें बड़े साधु महात्मा सभाएँ हैं। तो आपके माध्यम से हम लोग सोचते हैं कि उसको उठाएं, ये माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाए और हमारी आवाज़ को वहाँ तक जाए और वो लोग सुने। अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन करके और उसको पूरा करेंगे। और चलिए, इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 अफसर बने। आईएएस 2023 की डीपीसी में 8 अधिकारियों की आईएएस कैडर में पदोन्नति हुई है। 2024 की डीपीसी में 8 अधिकारियों की आईएएस कैडर में पदोन्नति हुई है। विभागीय जांच से निकले हैं नारायण नामदेव, कैलाश बुंदेला बने आईएएस। केंद्र ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और चलिए, इस पे ज्यादा जानकारी के साथ आशीष सोनी भोपाल ब्यूरो हेड हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशीष, भोपाल एमपी राज्य प्रशासनिक में जो है आईएएस को कैडर में पदोन्नति मिली है, आपसे जानना चाहेंगे ये पदोन्नति की प्रक्रिया कितने समय से लंबित थी और कौन कौन से नाम शामिल है इसमें? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश को 16 नए आईएएस मिले हैं। इन 16 नए आईएएस में 2023 की डीपीसी के 8 अधिकारी और 2024 की डीपीसी के 8 अधिकारियों को शामिल किया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत कर आईएएस बनाया गया है। इसमें यदि बात करें 2023 में तो नारायण प्रसाद नामदेव, डॉक्टर कैलाश बुंदेला, नंदा भलावा कुशरे, अनिल कुमार डामोल, सविता झानिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी, ऐसे ये 8 नाम 2023 के हैं। इसके बाद के जो 8 नाम है वो 2024 की डीपीसी है। दरअसल पिछले महीने जब जुलाई में दिल्ली में डीपीसी हुई थी, आज केवल अधिसूचना जारी हुई है, यानी कि आज से ये तमाम जो अधिकारी हैं आईएएस कैडर के माने जाएंगे। जी बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। तो एमपी में राज्य प्रशासनिक 2023 की डीपीसी में 8 अधिकारियों की आईएएस कैडर में पदोन्नति हुई है। 2024 की डीपीसी में 8 अधिकारियों की आईएएस कैडर में पदोन्नति की गई है।